हेनरी फेयोल के संगठन के सिद्धांत। इन संगठन के सिद्धांतों को प्रशासन के सिद्धांत या प्रबंधन के सिद्धांत भी कहा जाता है। हेनरी फेयोल संगठन की शास्त्रीय या पारंपरिक विचारधारा से संबंधित है। इस विचारधारा को औपचारिक संगठन विचारधारा, शास्त्रीय पारंपरिक विचारधारा भी कहा जाता है। औपचारिक संगठन अवधारणा, ये जो फेयोल के सिद्धांत है ये संख्या में 14 है। इन्होंने प्रशासन प्रबंधन को एक ही माना है, इसलिए इनके सिद्धांतों को प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इनके 14 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला सिद्धांत है इनका कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। इस सिद्धांत को इन्होंने नेचुरल बताया है कि यह एक प्राकृतिक सिद्धांत है। किसी भी संगठन में यह श्रम विभाजन का सिद्धांत भी कहलाता है। श्रम का विभाजन या श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। यह सिद्धांत विशेषीकरण को महत्व देता है। विशेषीकरण या विशेषज्ञता को महत्व देता है। हेनरी फेयोल के अनुसार हर व्यक्ति में अलग अलग योग्यताएं होती है, तो किसी भी संगठन को हर प्रकार की योग्यता का उपयोग करना चाहिए और उसको काम को बांट देना चाहिए। इससे कार्य आसानी से होता है। सबकी योग्यताओं का लाभ उठाकर संगठन में काम आसानी से किया जा सकता है। योग्यताओं का लाभ हर प्रकार के कार्मिक का उठाना चाहिए, जिससे संगठन के उद्देश्य पूरे किए जा सकें। दूसरा सिद्धांत है प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फेयोल के अनुसार प्राधिकार को परिभाषित करते हुए हेनरी फेयोल ने कहा है कि प्राधिकार आदेश देना तथा उसे पालन करवाने की शक्ति है। पालन करवाने की शक्ति है। आदेश देना तथा उसको पालन करवाना ही क्या है? प्राधिकार है। पालन करवाना क्या है? प्राधिकार। और ये जो प्राधिकार है, प्राधिकार दिया जाना चाहिए, इसके साथ ही उसको उसी अनुपात में उत्तरदायित्व दिया जाना जरूरी है। प्राधिकार के साथ साथ उत्तरदायित्व भी देना जरूरी है। प्राधिकार के फेयोल ने 2 रूप बताए हैं कि प्राधिकार कार्यालयी हो सकता है या व्यक्तिगत हो सकता है। कार्यालयी प्राधिकार है वह तो किसी कार्यालय में किसी पद से, उसकी परिस्थिति से, पद से प्राप्त होता है। संगठन में पद से कार्यालयी प्राधिकार प्राप्त होता है, जबकि व्यक्तिगत जो प्राधिकार है वह बुद्धि, अनुभव तथा स्वयं योग्यता से आता है। प्राधिकार के 2 प्रकार, एक कार्यालयी प्रकार
दूसरा व्यक्तिगत प्राधिकार। प्राधिकार कार्यालय किसी संगठन में किसी पद की स्थिति से जुड़ा हुआ होता है, जबकि व्यक्तिगत जो प्राधिकार है वह खुद उसकी बुद्धि से, उसके अनुभव से और उसकी खुद की योग्यता से जुड़ा हुआ होता है। अब देखते हैं तीसरा सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने कहा है कि प्राधिकार के सही इस्तेमाल के लिए संगठन में अनुशासन होना जरूरी है, और यह अनुशासन आदर, आज्ञाकारिता पर निर्भर करता है। और आज्ञाकारिता किस पर, किसके प्रति? आदेशों के प्रति। संगठन में कार्मिकों को आदेशों का आदर करना चाहिए, आज्ञाकारिता तथा उनके अनुप्रयोग पर अनुशासन। यह प्राधिकार को सही रूप में लागू करने के लिए जरूरी होता है। अनुशासन की अवधारणा। और अनुशासन के लिए जो उच्च अधिकारी होता है, उच्चाधिकारी, उसको भी एक सही उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। सही उदाहरण उसको सेट करना चाहिए। जो प्रबंधक होता है उसको अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और व्यापक समझ उसमें होनी चाहिए। चौथा जो सिद्धांत है वह है आदेशों की या आदेश की एकता। आदेश की एकता का सिद्धांत, यूनिटी ऑफ कमांड। यह हेनरी फेयोल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत। इसका अर्थ यह होता है कि संगठन में किसी भी कार्मिक को एक ही उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए। एक कार्मिक एक ही निकटतम उच्चाधिकारी से आदेश ग्रहण करेगा। आदेश की एकता का अर्थ यह है कि एक कार्मिक एक ही निकटतम उच्चाधिकारी से आदेश ग्रहण करेगा। यह आदेश ग्रहण करने से संबंधित है, अर्थात कोई भी अगर संगठन में कार्मिक है जैसे ये कार्मिक है तो ये केवल और केवल एक ही उच्च अधिकारी से आदेश ग्रहण करेगा। इसका अगर कोई दूसरा भी अधिकारी है तो अलग अलग आदेश नहीं आने चाहिए, केवल और केवल एक ही उच्चाधिकारी से ये आदेश ग्रहण करेगा। इसको आदेश की एकता का सिद्धांत कहते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तथा यह ध्यान देने वाली बात है कि यह टेलर के आदेश की बहुलता के सिद्धांत के विपरीत सिद्धांत है। आदेश की एकता अर्थात सिंगल बॉस, एक ही बॉस होगा, केवल और केवल एक ही बॉस होगा। आदेश की एकता। एक बॉस होने से क्या फायदा होगा कि कभी भी असमंजस की स्थिति नहीं पैदा होगी, कार्यों में दोहराव बिल्कुल भी नहीं होगा। तो संगठन में अनुशासन की स्थापना के लिए ये जरूरी है।
आदेश की एकता। अंत है निर्देशों की एकता। इसको निर्देश की एकता भी कहते हैं, निर्देश की एकता, या कभी कभी निर्देशों में एकता कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। इसका अर्थ है एक शीर्ष, एक योजना। वन हेड वन प्लान। एक शीर्ष एक योजना, अर्थात समान उद्देश्य वाले जो कार्य हैं उनका संचालन एक ही जगह से किया जाना चाहिए, उसकी योजना एक ही जगह से बननी चाहिए। समान उद्देश्य वाले कार्य हैं, उसकी योजना एक जगह से एक ही व्यक्ति द्वारा वह संचालित होनी चाहिए। यह संगठन के लिए, संपूर्ण संगठन के लिए, इसका संबंध संपूर्ण संगठन के लिए है। जबकि इससे पहले जो हमने सिद्धांत पढ़ा था आदेशों की एकता, उसका अर्थ कार्मिकों से है, कार्मिकों से यूनिटी ऑफ कमांड, संगठन से यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, अर्थात यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता का संबंध कार्मिकों से है कि एक कार्मिक एक ही उच्चाधिकारी का आदेश ग्रहण करेगा, उसको आदेश एक ही जगह से आने चाहिए। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस अर्थात निर्देशों की एकता का संबंध संगठन से है। यूओसी आदेश की एकता निर्देशों की एकता के बगैर नहीं रह सकती। आदेश की एकता निर्देशों की एकता के बगैर रह नहीं सकती, पर यह जरूरी भी नहीं कि आदेश की एकता हमेशा निर्देशों की एकता से ही प्रवाहित हो। अर्थात आदेश की एकता निर्देशों की एकता के बिना रह नहीं सकती, परंतु यह सदैव उसी जरिए से आए यह भी जरूरी नहीं है। हेनरी फेयोल ने इस संबंध में कहा है कि दो सिर वाला शरीर चाहे किसी मनुष्य का हो या किसी पशु जगत का, सर्वत्र ही राक्षस माना जाता है, उसको जीवित रहने में कठिनाई होती है। हेनरी फेयोल ने कहा है दो सिर वाला शरीर, चाहे वो मनुष्य का हो चाहे पशु जगत का, वो सब जगह राक्षस माना जाएगा, उसको जीवित रहने में कठिनाई अनुभव होगी। यह निर्देशों की एकता या एक शीर्ष एक योजना, वन हेड वन प्लान का अर्थ है। आदेशों की एकता निर्देशों की एकता के बगैर रह नहीं सकती। तो आदेश की एकता और निर्देश की एकता के ये दो सिद्धांत है जिनमें डिफरेंस है। चौथा और पांचवा सिद्धांत। अब छठा सिद्धांत है व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के अधीन होना। व्यक्तिगत हितों का सामान्य हित के अधीन होना। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्तिगत हित है वो सामान्य हित के बजाय कम महत्वपूर्ण है। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू
जनरल इंटरेस्ट। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि संगठन पहले है और व्यक्ति बाद में। संगठन पहले तथा व्यक्ति बाद में। किसी भी संगठन में जो कार्मिक होते हैं उनके व्यक्तिगत हित भी होते हैं, लेकिन कार्मिकों को व्यक्तिगत हितों को संगठन का जो सामान्य हित होता है उससे हमेशा नीचे रखना चाहिए, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है कि संगठन पहले है और व्यक्ति बाद में है। अगर सारे कार्मिक ऐसा ही करेंगे तो उससे संगठन का हित है वो सुरक्षित रहेगा। तो हमेशा हेनरी फेयोल ने कहा है कि व्यक्तिगत हितों की बजाय सामान्य हित या सांगठनिक हित को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, संगठन पहले है, व्यक्ति बाद में। अगला जो सिद्धांत है हेनरी फेयोल का, अगला सिद्धांत वो है रिम्यूनरेशन, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक कार्मिक जो कार्य करते हैं या सेवा करते हैं उस कार्य या सेवा के बदले उन्हें उचित कार्य या सेवा के बदले उचित एवं संतोषजनक पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। जो कार्मिक कार्य करते हैं या सेवा करते हैं उसके बदले में कार्मिकों को उचित और संतोषजनक पारिश्रमिक देना चाहिए। इससे नियोक्ता और कार्मिक, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, नियोक्ता व कार्मिक दोनों ही संतुष्ट रहेंगे और संगठन को लाभ होगा। तो हेनरी फेयोल ने कार्मिकों को उचित पारिश्रमिक देने की बात कही है और उन्होंने पारिश्रमिक देने के 6 तरीके, पारिश्रमिक देने के 6 तरीके बताए हैं कि 6 तरीके से पारिश्रमिक दिया जा सकता है। हेनरी फेयोल ने इन दोनों का जिक्र किया है और कहा है कि प्रत्येक वह जो अधीनस्थों की भूमिका का महत्व बढ़ाए वह विकेंद्रीकरण है, और जो अधीनस्थों की भूमिका का महत्व घटाए वह केंद्रीकरण है। अधीनस्थों की भूमिका का महत्व बढ़ाए वह क्या है? विकेंद्रीकरण। और जो यह महत्व घटाए वह क्या कहलाएगा? केंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण तथा केंद्रीकरण। अधीनस्थों की भूमिका का महत्व जो बढ़ाए, एवरीथिंग दैट इम्प्रूव्स द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, उनका महत्व बढ़ाए। एवरीथिंग दैट इंक्रीजेज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर इसके विपरीत होता है, उनका महत्व घटाता है, तब वो क्या कहलाता है? केंद्रीकरण। और हेनरी फेयोल ने ये कहा है कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का जो प्रश्न है वह केवल अनुपात का प्रश्न है, केवल मात्रा का अंतर है, अनुपात का प्रश्न है। सब जगह संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, और ये संगठन में कार्मिक के अनुभव, कार्मिक की स्थिति, कार्मिक की योग्यता, इन सब पर निर्भर करता है। और हेनरी फेयोल ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, जो उन्होंने पहला सिद्धांत बताया था डिवीजन ऑफ वर्क, उसी की तरह यह भी नेचुरल है। पहला सिद्धांत डिवीजन ऑफ वर्क
उसी की तरह केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है, यह प्राकृतिक सिद्धांत है जो शास्त्रीय संगठन वाले विचारक मानते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है स्केलर चेन। अब ये जो चेन है, श्रृंखला है, ये चेन ऑफ सुपीरियर्स, उच्चस्थ अधिकारियों की श्रृंखला। और स्केलर चेन का अर्थ यही है कि संगठन में उच्चाधिकारी अर्थात प्रबंधक तथा अधीनस्थ कार्मिकों के मध्य एक संबंधों की रेखा होती है, एक श्रृंखला होती है, एक पद सोपान पाया जाता है। इसको स्केलर चेन कहा जाता है। और यह संगठन में क्यों जरूरी है? संचार और निर्णयन के लिए जरूरी है। इससे संचार होता है तथा डिसीजन मेकिंग संगठन में होती है। इससे प्राधिकार के उचित मार्ग का निर्धारण होता है। प्राधिकार के उचित मार्ग का निर्धारण। स्केलर चेन से प्राधिकार के उचित मार्ग का निर्धारण होता है। अर्थात जो शास्त्रीय विचारक है उन्होंने कहा है कि इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। स्केलर चेन का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। यह जो पद सोपान का जो सिद्धांत है स्केलर चेन, इसकी आत्मा स्केलर चेन के सिद्धांत को पद सोपान का सिद्धांत भी कहा जाता है, हायरार्की। लेकिन फेयोल ने इसे स्केलर चेन कहा है। इस पद सोपान की जो आत्मा है वह आदेश की एकता है, आदेश की एकता। और इसका जो माध्यम है, पद सोपान का माध्यम, वह है उचित माध्यम द्वारा, थ्रू प्रॉपर चैनल। पद सोपान के जरिए जो प्राधिकार निर्धारण है उसका माध्यम है उचित माध्यम द्वारा। अब इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। स्केलर चेन का एक उदाहरण लेते हैं। किसी एक संगठन में पद सोपान क्या भूमिका निभाता है? कोई एक संगठन है जिसमें ये स्तर हैं कार्मिकों के। एक संगठन जिस पर यह अधिकारी है, उच्चस्थ अधिकारी या प्रबंधक कह सकते हैं। और ये कार्मिक हैं अब हम देखते हैं कि अगर बी को या सी को कोई कार्य करवाना है और वो कार्य जी से करवाना है मान लो, तो उसके लिए सी, बी, ए, ओ, और फिर ओ से ई से एफ और एफ से जी। इस प्रकार किसी भी कार्य का जो कार्य पूरा होगा वो इस प्रकार होगा, वो इस माध्यम से जाएगा। इसको उचित माध्यम कहा गया है। इसको पद सोपान, ये पदों के सोपान हैं, और इसको उचित माध्यम द्वारा कोई भी कार्य का ऐसे क्रियान्वयन होता है। अगर सी को जी से सीधा संपर्क करना हो तो स्केलर चेन के इस सिद्धांत में यह कोई व्यवस्था नहीं है।
तो इससे क्या होता है कि दोष आ जाते हैं व्यवस्था में, किसी भी कार्य में विलंब होता है, देरी होती है, अनावश्यक समय लगता है, ज़्यादा खर्च भी होता है। तो इनसे बचने के लिए फेयोल ने एक वैकल्पिक व्यवस्था, पद सोपान के दोषों को दूर करने के लिए हेनरी फेयोल ने एक वैकल्पिक व्यवस्था सुझाई, जिसको उन्होंने गैंग प्लांक नाम दिया। गैंग प्लांक का अर्थ होता है कि पुल बनाकर संचार स्थापित करना। अगर सी को जी से काम है तो सी बी को इन्फॉर्म करते हुए, बी को सूचना देते हुए सीधा जी से संपर्क कर सकता है। इसको पुल बनाकर संचार की स्थापना करना कहते हैं। यह गैंग प्लांक का सिद्धांत है जो हेनरी फेयोल ने पद सोपान के दोषों को, अर्थात कार्य में विलंब, लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार, इनसे बचने के लिए फेयोल ने एक वैकल्पिक व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसको गैंग प्लांक कहा जाता है। यह हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सिस्टम भी कहलाता है। ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सिस्टम, गैंग-प्लांक इज ए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यह पद सोपान का सिद्धांत है, जिसमें स्केलर चेन को पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। इस सिद्धांत की आत्मा पद सोपान की आदेश की एकता है, तथा इसका जो माध्यम है वह है थ्रू प्रॉपर चैनल। यह इसकी विशेषता है। अब हम अगले सिद्धांत की ओर चलते हैं। व्यवस्था, ऑर्डर, पदस्थापन। संगठन में भौतिक वस्तुएं भी होती हैं तथा मानव संसाधन भी होते हैं। मानव संसाधन या हम कहें सामाजिक व्यवस्था भी होती है, और ये भौतिक व्यवस्था कह सकते हैं हम। तो इनको किस प्रकार सही जगह स्थापित किया जाए? तो फेयोल ने कहा है, सामाजिक या मानव व्यवस्था के तहत सही व्यक्ति सही स्थान पर, सही व्यक्ति सही स्थान पर, द राइट मैन इन द राइट प्लेस, सही व्यक्ति सही स्थान पर। और इस भौतिक व्यवस्था में ये कहा गया है कि सभी वस्तुओं के लिए, सभी चीज़ों के लिए एक निश्चित स्थान, और सभी वस्तुएं एक निश्चित स्थान पर, सभी वस्तुएं सभी चीज़ों के लिए एक निश्चित स्थान, और हर वस्तु के लिए सही स्थान। यह बात कही है कि इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए कि ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। और सामाजिक व्यवस्था या मानव व्यवस्था के लिए कहा है,
द राइट मैन इन द राइट प्लेस, सही व्यक्ति सही स्थान पर। तो इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद अगला जो सिद्धांत है वह है इक्विटी का सिद्धांत, समता का सिद्धांत। इक्विटी का समता का अर्थ होता है कि यह न्याय से भी बढ़कर होती है समता। कार्मिकों के साथ समता का व्यवहार करना चाहिए और यह न्याय एवं दयालुता से आती है, न्याय एवं दयालुता से आती है। तो यह प्रबंधक का दायित्व है, उच्च अधिकारियों का, प्रबंधक का दायित्व है कि वह सभी से न्याय एवं दयालुपूर्ण तरीके से व्यवहार करे और नियोक्ता कार्मिक जो संबंध होते हैं, नियोक्ता कार्मिक जो संबंध होते हैं उनमें परस्पर विश्वास बनाए रखें, विश्वास बनाएं। अगला जो सिद्धांत है वह है कार्यकाल की स्थायित्व कार्यकाल के स्थायित्व का नियम, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। कार्यकाल के स्थायित्व का नियम। कार्मिक जो कार्य करते हैं उनको, उनका जो कार्यकाल होता है उसके एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए जिससे उसका मनोबल बढ़े। अगर वह समय सीमा नहीं होगी और कार्यकाल में स्थायित्व नहीं रहेगा तो कार्मिक कार्य आसानी से नहीं कर पाएगा। अगला सिद्धांत है पहल का सिद्धांत। पहल अर्थात इनिशिएटिव। हेनरी फेयोल ने कहा है कि संगठन में प्रबंधकों को ये करना चाहिए कि कार्मिक अगर योजना बनाते हैं, किसी कार्य को शुरू करते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं, पहल करते हैं, तो उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि संगठन में बहुत ही लाभ होता है। उनको मौका मिलने से कार्मिकों का उत्साहवर्धन होता है। तो ये उत्साहवर्धन हेतु जरूरी है एवं कार्मिकों की पहल को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह प्रबंधक का दायित्व है। अंतिम जो सिद्धांत है वो है एस्पेरिडिको, सहयोग भावना या सौहार्द का सिद्धांत। सौहार्द का सिद्धांत, इसका सार यही है कि संगठन में शक्ति होती है, सब मिलजुल कर काम करें। टीम वर्क स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है ये, टीम वर्क स्पिरिट। यूनियन इज स्ट्रेंथ। सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। ये सहयोग की भावना या सौहार्द का सिद्धांत है, अर्थात टीम स्पिरिट है। और हेनरी फेयोल ने यह भी कहा है कि संगठन में जो कार्मिकों और नियोक्ताओं के मध्य जो संगठनात्मक राजनीति होती है तथा लिखित संचार की जो ज़्यादा मात्रा में लिखित संचार होता है, ऐसे कार्य नहीं किए जाने चाहिए ताकि संगठन में एक विश्वास बना रहे। तो ये जो सिद्धांत थे, ये 14 सिद्धांत हैं हेनरी फेयोल के। एक बार पुनः हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत हैं। डिवीजन ऑफ वर्क, पहला सिद्धांत कार्य विभाजन का सिद्धांत। दूसरा है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा सिद्धांत है डिसिप्लिन का सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत यूनिटी ऑफ कमांड। पांचवा सिद्धांत यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस। छठा सिद्धांत
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सातवां सिद्धांत रिम्यूनरेशन का सिद्धांत, पारिश्रमिक का सिद्धांत। आठवां सिद्धांत सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नौवां सिद्धांत स्केलर चेन। 10वां सिद्धांत ऑर्डर। 11वां सिद्धांत इक्विटी। 12वां सिद्धांत स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। 13वां सिद्धांत इनिशिएटिव और 14वां सिद्धांत एस्पेरे डी को। अब जो महत्वपूर्ण बातें इसमें ध्यान रखने वाली है, 14वां सिद्धांत जो सहयोग का एस्पेरे डी को सिद्धांत है, यह आदेश की एकता के सिद्धांत का ही एक्सटेंशन है, अर्थात उसका विस्तार है। अब हम एक एक पर चर्चा करते हैं। कार्य विभाजन का सिद्धांत जो कि नेचुरल बताया है पहले और आठवें को। हेनरी फेयोल ने पहले सिद्धांत को और आठवें सिद्धांत को नेचुरल सिद्धांत बताया है। दूसरा सिद्धांत प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। तीसरा डिसिप्लिन। चौथा और पांचवा ऐसे लग सकता है कि एक ही हैं लेकिन अलग अलग हैं, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, आदेश की एकता और निर्देश की एकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। छठा सिद्धांत सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के अधीन होना। फिर पारिश्रमिक का सिद्धांत। आठवां सेंट्रलाइजेशन का। नौवां पद सोपान या स्केलर चेन का, हेनरी फेयोल ने इसे स्केलर चेन कहा है। 10वें में ओ 0 आ रहा है, इसी के जैसा ऑर्डर। 10वां सिद्धांत याद रह जाएगा, ऑर्डर का सिद्धांत है। 11 में देखो बराबर है, दोनों बराबर है, इक्विटी याद रह जाएगा। 10वां 11वां ऑर्डर इक्विटी। 12 में स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, कार्यकाल का स्थायित्व है। कार्यकाल 12 महीने, मतलब ये कहा नहीं है, हेनरी फेयोल ने नहीं कहा है कि 12 महीने, लेकिन कार्यकाल का स्थायित्व है। कार्यकाल का स्थायित्व है 12वें नंबर पर, ये स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। इनिशिएटिव, पहल करना है 13 नंबर पे। और 14 पे है एस्पेरी डीको, अर्थात सहयोग करना या टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो ये 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं और काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत हैं लोक प्रशासन के विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद हेनरी फेयोल का अब कोई टॉपिक बचा हुआ नहीं है और इसके बाद जो अगले थिंकर होंगे उनके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे।